आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रबी क्रॉप्स। तो अवर सब्जेक्ट नेम जो है क्रॉप एंड सीड प्रोडक्शन टू मींस रबी क्रॉप्स। ओके। सब्जेक्ट कोड है जो हमारा वो है 514106। और कितने क्रेडिट्स का होगा? ये 3 क्रेडिट्स आपका होगा। ओके। 3 क्रेडिट का जो आपका ये वाला हमारा सब्जेक्ट है। ओके। तो रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं जो कि हम विंटर सीजन में लगाते हैं? अगर आप बता सको तो। हाँ, गेहूं, वेरी गुड। जो विंटर सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं? सारी क्रॉप्स को जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, पल्स क्रॉप्स होगी, है ना, सारी क्रॉप्स को हम सरसों, वेरी गुड। तो कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं? लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो कि पल्स क्रॉप होती हैं, है ना, दालें जो होती हैं, जैसे कि चिकपी है, हॉर्स ग्राम है, लोबिया, मसूर की दाल होती है, मूंगमीन है, पिजन पी होता है ना, तोरिया है, ये उर्द बीन है। ये हमारी सारी जो विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं, जो दालें होती हैं। ओके। और जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं जैसे कि व्हीट क्रॉप, बार्ले क्रॉप, टोबैको, रेपसीड, मस्टर्ड, जो ओट होती है, अवीना स्टाइवा ओट, जो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो कि सीरियल क्रॉप्स के ही अंडर में आती है। ओके। और लास्ट में जो है लिनसीड। तो वन बाय वन हम आगे के लेक्चर्स में एक एक करके इन सारी क्रॉप्स जो है वो पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस क्लास में हम एक एक करके इन सीरियल क्रॉप्स को डिस्कस करने वाले हैं, और आफ्टर दैट जो हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, जो पल्स क्रॉप होती हैं, दालें जिनको बोलते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ओके। इनके बारे में क्या कुछ डिस्कस किया जा सकता है? जैसे फर्स्ट हमारी जो क्रॉप व्हीट क्रॉप है ना, क्या उसके बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, यस। बताओ कि हमारा जो व्हीट क्रॉप है उसके बारे में क्या कुछ डिस्कस किया जा सकता है? हम्म उसके बारे में हम उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस कर सकते हैं कि किस किस, मतलब कौन कौन सा यूज होता है क्रॉप का, है ना, ये पढ़ सकते हैं। बाद में हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं कि किस सीजन में उसको ग्रो कर सकते हैं क्रॉप को, वो पढ़ सकते हैं। जो हमारा कौन कौन सी हमें जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस उसको देनी है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस मतलब कि कैसे हमने अपना फील्ड तैयार करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, जो टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स का यूज करना है, और कैसे कैसे हमने उसकी जो क्रॉप की देखभाल करनी है, मतलब कैसे वेरी स्टार्टिंग जो फर्स्ट डे से लेकर जब तक क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो हमने फॉलो करनी है। ये वन बाय वन हम एक एक स्टेप ईच एंड एवरी क्रॉप में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंस है। ओके। इम्पोर्टेंस में हम पढ़ेंगे कि क्रॉप का यूज क्या क्या होता है। जैसे कि वीट है। ओके। वीट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट पॉपुलेशन वीट का यूज करती है, वीट का कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारा जो है, जो गेहूं, वीट को गेहूं बोलते हैं ना, तो ये जो सारा है ये किसके अंडर आ जाएगा? इम्पोर्टेंस के अंडर। कि वीट जो है ओल्डेस्ट क्रॉप है। ओके। एक सीरियल क्रॉप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ओके। इसकी कई सारी वैरायटीज होती हैं जो हमारे इंडिया में ज्यादातर लगाई जाती है क्रॉप, जिसको जिसको जिसकी की चपाती बनती हैं उसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। ओके। कई वैरायटीज ऐसी हैं जिसका कि ब्रेड बोलते हैं, बनते हैं, जिससे कि उसको हम ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं। ओके। ब्रेड बीट भी बोलते हैं उसको। ओके। पास्ता बनाने के लिए काम में आती है ये।
मैक्रोनी के लिए बनाने के लिए इसका यूज होता है। ओके, तो जो हमारा आटा बनता है जिससे चपाती बनती है उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो बिस्किट्स होते हैं उसको बनाने के लिए वीट का यूज करते हैं। ओके, तो ये इसकी जो है ये इम्पोर्टेंस है। ओके, इंपोर्ट्स में हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन कंटेंट होता है वीट में वो 10 to 12% होता है ना। तो इस तरीके से जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है किसी भी क्रॉप की स्टडी करने के लिए, क्रॉप की कल्टीवेशन जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इम्पोर्टेंस से। जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि इम्पोर्टेंस क्या है उसमें, इसका एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वीट का लगा लो। ओके, वो भी पहले जो कंसीडर किया जाता है कि इतना मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और इस तरीके से अगर हम ग्रो करते हैं, कोई भी फार्मर अगर वीट क्रॉप को ग्रो करता है तो इतने उसके जो एक्सपेंडिचर है इतना उसका खर्चा आएगा और बाद में जो इतना जो है प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है वो इम्पोर्टेंस होता है कि क्या इम्पोर्टेंट क्या है क्रॉप में, क्या हमें वो क्या क्रॉप की जो डिमांड है वो है, क्या क्रॉप में जो एमएसपी है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट में दे रखा है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम जो क्रॉप को सेल कर रहे हैं तो उससे हमें जो है कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो है इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इज जो ग्रो करने से, कल्टीवेशन करने से पहले हम सोचते हैं जो पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट उसमें आता है सॉइल एंड क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। जैसे व्हीट क्रॉप है, गेहूं है ना, उसको स्टार्टिंग डेज में 16 to 20% डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हम उसको गर्मियों के सीजन में लगा रहे हैं तो क्या व्हीट क्रॉप होगी? चाहे उसके जो है ग्रोथ थोड़ी बहुत हो सके लेकिन जो हमें प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, ना ही उसकी जो इतनी प्रोडक्शन मिलेगी। ओके, तो फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल जो सॉइल है, फेवरेबल जो क्लाइमेट है वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं क्रॉप को। और अगर हम वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं हमारे फील्ड में तो कौन से सीजन में हमने ग्रो करनी है उसको कंसीडर किया जाता है। ओके, तो सॉइल देखी जाती है पहले। जो हमारी पंजाब के अंडर जो सॉइल आती है सैंडी लोम सॉइल है, जो वीट के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है। ओके, तो उससे क्या अगर सैंडी लोम सॉइल है ज्यादातर एरिया में जो है, अगर सैंडी लोम सॉइल है तो उससे वीट जो है वो अच्छी, वीट की कल्टीवेशन अच्छी होगी। जो वीट की प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन जो है, अगर वो ज्यादा होती है तो डेफिनेटली हम जो है वीट क्रॉप को ग्रो करवाएंगे। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लाइमेट में जो है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो टेम्परेचर है, ओके, जो रेनफॉल है वो कितना है। अगर ये सारा कुछ सुटेबल है जहाँ इसकी कल्टीवेशन करनी है बीट क्रॉप की या किसी भी क्रॉप की, तो उसका देखेंगे कि जो यहाँ पे एरिया पे हमने कल्टीवेशन करनी है क्रॉप की तो वो उस क्रॉप के लिए सुटेबल है या नहीं है। ओके, जैसे कि वीट को मैंने पहले ही बताया कि 16 to 20 टेम्परेचर चाहिए स्टार्टिंग ग्रोथ स्टेज पे, स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है उस पे चाहिए। तो अगर वो टेम्परेचर हमारे उस एरिया में है जिसको हमने मार्क किया है कि यहाँ पे हमने क्रॉप जो रेज करनी है, क्रॉप ग्रो करनी है, अगर वो उसके सुटेबल है तो हमारी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो इकोनॉमिक यील्ड है वो ज्यादा होगी। ओके, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट ले सकते हैं क्रॉप्स को ग्रो करके। लेकिन उसके लिए जो हमारा सेकंड स्टेप है वो भी इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए हमारी सॉइल जो है उसको आइडेंटिफाइड किया जाना चाहिए कि ये उस क्रॉप के लिए अच्छी है या नहीं है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस को। ओके, नेक्स्ट इज वैरायटीज।
ओके, जैसे कि आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ओके, कुछ टाइम बाद एक अपग्रेड आ जाता है मोबाइल फ़ोन में जो अपडेट करना पड़ता है ना हमें? तो ऐसे ही जो वैराइटीज़ है ना, वैराइटीज़ भी मार्केट में न्यू वैराइटीज़ जो है वो डेवलप होती रहती हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है वो न्यू वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस करती रहती हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, तो उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिज़ीज़ का किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक उसमें ज़्यादा होता है या उसकी प्रोडक्शन कम होती है। लेकिन धीरे-धीरे जो इनको जेनेटिकली इम्प्रूव करते करके 2 या 2 क्रॉप्स को या वैराइटीज़ को, तो उनको आपस में उनको मिक्स करके जेनेटिकली इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाती है और वो कई जो डिजीज़ेज़ होती हैं, कई इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनके लिए वो रेज़िस्टेंट हो जाती हैं। मतलब जैसे कि एक वैराइटी वैराइटी 1 है ना? वैराइटी 1 पे जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक अगर ज़्यादा हो रहा है किसी एरिया में, तो उस वैराइटी को फाइंड आउट किया जाता है कि इसमें इस पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है। तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है रिसर्च सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ओके? और बाद में एक ऐसी वैराइटी को बनाया जाता है जिससे कि उस जो इंसेक्ट पेस्ट का या डिज़ीज़ का अटैक उस वैराइटी से कम किया जा सके, ओके? तो उसको हम बोलते हैं वैराइटीज़। मतलब एक ही क्रॉप की जैसे व्हीट क्रॉप है, क्रॉप हमारी एक ही है, लेकिन उसकी हज़ारों वैराइटीज़ हैं, है ना? जो हर साल जो 2-4 साल के बाद नई वैराइटी जो हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से रिलीज़ होती है या कोई भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं रिसर्च सेंटर है, वहाँ से जो वैराइटीज़ हैं, वो रिलीज़ होती रहती हैं। तो क्रॉप हमारी एक ही है, लेकिन वैराइटीज़ उसकी अलग-अलग होती हैं। अगर हम व्हीट की बात करें तो जैसे सोनक वैरायटी है। सबसे पहले जो सोनालिका थी उसको रिप्लेस करने के लिए सोनक वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, जो एचडी 2285 है, पीवीडब्ल्यू 343 है, ओके, एचडी 287 वैरायटी है। ये सारी वैरायटीज जो हैं ये व्हीट की वैरायटीज हैं, है ना? कुछ वैरायटीज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप हुई हैं, कुछ राजस्थान यूनिवर्सिटी से डेवलप हुई हैं, ओके, कुछ यूपी से डेवलप हुई हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां से डेवलप हुई हैं। तो ये जो वैरायटीज हैं इनका जो मेन एम होता है कि जो भी कोई पुरानी जो वैरायटी होती है उसमें अगर कुछ थोड़ी सी भी अगर वो ससेप्टिबल होती है इंसेक्ट पेस्ट के लिए या डिजीजेस के लिए, तो कैसे उस नई वैरायटी में ऐसे जो करैक्टर डेवलप किए जाएँ ताकि वो वैरायटी जो नई वैरायटी जो एस्टेब्लिश करी है, उसमें जो उस इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो है वो बिल्कुल ना हो। वो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट के अटैक के लिए टोटली रेजिस्टेंट हो। ओके? तो इनको हम बोलते हैं वैराइटीज़। ओके, वैराइटीज़ कई होती हैं, लेकिन क्रॉप एक ही है, व्हीट क्रॉप, लेकिन इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। वैराइटीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक वैराइटी जो है एक डिफरेंट एरिया के लिए एक अलग वैराइटी होती है। कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि अ, इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेज़िस्टेंट होती हैं। कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जो डिज़ीज़ेज़ के लिए रेज़िस्टेंट होती हैं। कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जो लॉजिंग के लिए रेज़िस्टेंट होती हैं, मतलब लॉजिंग नहीं होती। जो गिरना होता है ना, गिरने की प्रोसेस को अगर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, तो उससे क्या है जो क्रॉप्स हैं वो गिरने लग जाती हैं ना, तो उसके लिए अगर किसी एरिया में ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लॉजिंग की, तो वो जो क्रॉ एरिया है उसमें कौन-सी वैराइटीज़ लगाएँगे जो कि लॉजिंग रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं। ओके? तो इस तरीके से इनको वैराइटीज़ बोलते हैं जो कि एक ही क्रॉप की होती हैं, लेकिन अलग-अलग एरिया के लिए अलग-अलग जो वैराइटीज़ हैं वो रिकमेंड की जाती हैं। अलग-अलग एरिया की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, अलग एरिया जो होता है उसमें जो कंडीशंस हैं वो अलग होती हैं, लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन है वो वेट ही होती है। ओके? तो प्रोडक्शन एक ही है लेकिन वैराइटीज़ डिफरेंट एरियाज़ के लिए हम डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं वो रिकमेंड करते हैं।
तो वैरायटीज पढ़ेंगे सभी क्रॉप्स की। ओके, नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि स्टार्टिंग से लेके सबसे पहले जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमें अपना जो फील्ड है वो तैयार करना पड़ता है ना। तो हम जो अपना फील्ड तैयार करते हैं, फील्ड तैयार करने के लिए, फील्ड तैयार करने से लेके और जब तक क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक जो भी प्रैक्टिसेस हम परफॉर्म करते हैं अपने फार्म पे, अपने फील्ड पे, उसको हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस बोलते हैं। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में हम फर्स्ट जो है टिलेज होता है, जो कि हम अपना फील्ड तैयार करते हैं वो जीरो टिलेज के थ्रू करते हैं, प्राइमरी टिलेज का यूज करते हैं, सेकेंडरी का करते हैं, मिनिमम टिलेज करते हैं। ओके, तो कौन सा टिलेज हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है टिलेज, कि कौन सा टिलेज यूज कर सकते हैं, है ना। फील्ड प्रिपरेशन में जो हमारी खरीफ क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी एक्टिविटीज हम अपने फार्म पे करते हैं उसको हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस बोलते हैं। कौन कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं, वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि फील्ड इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्किंग वंस एंड हैरोइंग। जो फील्ड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें डिस्क प्लो यूज करते हैं, हैरो का यूज करते हैं। ओके, जो अ, हमारे टिलेज की इंटेंसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है क्रॉप पे। ओके, तो ओवरऑल जो है क्या हम जीरो टिलेज से अपनी जो क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम वीट क्रॉप का एग्जांपल लें तो जैसे नए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ओके, जो हैप्पी सीडर है, जीरो टिल ड्रिल, तो उसका यूज करके हम किसी जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप्स के टिलेज को सस्पेंड करके डायरेक्टली जो हमारी क्रॉप है, डायरेक्टली जो हमारी वीट क्रॉप है, जो हमारा राइस की कटाई के बाद पैडी की जब हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं उसके बाद डायरेक्टली अगर हम वीट क्रॉप को सो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैप्पी सीडर और जीरो टिल ड्रिल, तो उससे क्या होता है कि हम प्राइमरी टिलेज को भी सस्पेंड करते हैं और सेकेंडरी को भी। तो इसको हम बोलते हैं जीरो टिल, मतलब टिलेज बिल्कुल ही नहीं करा और डायरेक्ट हमने अपना जो है वो सोइंग कर दी नेक्स्ट क्रॉप की, उसको हम बोलते हैं जीरो टिलेज। ओके, तो ये देखेंगे कि क्रॉप में जीरो टिलेज करना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम जो अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है सोइंग टाइम। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में जो फर्स्ट हमने जो फैक्ट देखना होता है, जो फर्स्ट स्टेप है वो है सोइंग टाइम। कि जैसे वीट क्रॉप को अगर कंसीडर करें तो कौन सी कौन सा किस मंथ में कौन सा सोइंग टाइम जो है वो बेस्ट होगा, क्योंकि सोइंग टाइम पे ही क्रॉप की प्रोडक्शन डिपेंड करती है। ओके, अगर सोइंग टाइम थोड़ा पहले हो जाता है या बाद में हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टेज पे जो वीट क्रॉप है उसको जो टेम्परेचर रेंज चाहिए वो स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज चाहिए। अगर हर एक ग्रोथ जो फेज है, हर एक ग्रोथ स्टेज है, अगर उस पे स्पेसिफिक जो टेम्परेचर रेंज वीट प्लांट को मिलेगी तो उसमें जो प्रोडक्शन होगी, जो हमारी फाइनल जो इकोनॉमिक ग्रेन प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी। ओके, तो ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि सोइंग टाइम जो है वो कौन सा बेस्ट है, कौन सा रिकमेंडेड सोइंग टाइम है। नेक्स्ट इज सोइंग मेथड्स। कौन कौन से सोइंग मेथड्स होते हैं जिससे कि हम प्रोडक्शन, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन पे। ओके, कौन कौन से सोइंग मेथड्स हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग है, जीरो टिलेज है, बिहाइंड द प्लो है, ड्रिलिंग है, डिबलिंग है। ओके, फरो एंटी इरिगेटर रेज्ड बड सिस्टम है। तो कई जो हमारे यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने हमारे सोइंग मेथड्स हैं। तो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कौन सा हमारा जो सोइंग मेथड होगा वो अच्छा होगा,
किस सोइंग मेथड का यूज करके हम जो प्रोडक्शन है अपनी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा जो सोइंग मेथड है वो सुटेबल है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सोइंग मेथड कौन सा चूज कर सकते हैं पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो देखेंगे। नेक्स्ट जो है स्पेसिंग। हर एक जो क्रॉप होती है, कई क्रॉप्स होती हैं जो ग्रासी फैमिली की होती हैं, है ना, जैसे कि वीट क्रॉप होती है ना, तो उसमें जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड लीव्स नहीं होते, तो उसमें जो स्पेसिंग है वो कम होती है। लेकिन कई क्रॉप्स होती हैं जो कि फैल ज्यादा फैलती हैं, है ना, जैसे चिकपी है। ओके, तो चिकपी में स्पेसिंग ज्यादा चाहिए। स्पेसिंग क्या होती है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो। रो मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये लाइनें जो आप देख रहे हो, जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना लाइनों में, तो ये जो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रो टू रो डिस्टेंस। ओके, जो हम वीट क्रॉप ग्रो करते हैं सीड ड्रिल का यूज करके, उसमें हम रो टू रो डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। वो कितनी होती है? 22.5 होती है ना। आप लोगों को ज्यादातर आप पता होगा जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, कि जो वीट में स्पेसिंग होती है, जो रो टू रो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 22.5 होता है। ओके, लेकिन चिकपी में यही जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक प्लांट होता है वीट का, वो कम स्पेस चाहिए उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए, उसको कम स्पेस चाहिए, क्योंकि वो इधर उधर फैलता नहीं, वो ऊपर की ओर ही जाता है। लेकिन जो चिकपी का जो प्लांट होता है उसको ज्यादा स्पेस चाहिए एज कंपेयर टू वीट क्रॉप। ओके, तो उस केस में उसको जो है ज्यादा स्पेसिंग चाहिए होगी, तो इसलिए जो रो टू रो डिस्टेंस है चिकपी में वो ज्यादा होता है, 40 to 45 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसमें वीट क्रॉप है, इसमें जो स्पेसिंग है वो 22.5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है स्पेसिंग का भी ध्यान करना है, ध्यान रखना है जब हम कल्टीवेट, जब हम ग्रो कर रहे हैं किसी क्रॉप को। नेक्स्ट इज सीड रेट। तो सीड रेट कितना, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में, कि कोई भी क्रॉप अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसका कितना सीड रेट चाहिए, एक हेक्टेयर में कितना चाहिए, एक एकड़ में कितना चाहिए, है ना। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो एक एकड़ में कितना चाहिए, एक हेक्टेयर में कितना चाहिए, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कि अगर हम वीट क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो एक एकड़ में कितना सीड रेट चाहिए। ओके, अगर वीट की बात करें तो एक एकड़ में 40 kg चाहिए होता है, और अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 100 kg पर हेक्टेयर और 40 kg पर एकड़। तो सीड रेट भी अगर हम, अगर ज्यादा, अगर 40 के बजाय 50 kg मान लो, अगर आप यूज कर रहे हो 50 kg, तो उससे नंबर ऑफ प्लांट्स तो ज्यादा हो जाएंगे लेकिन स्पेसिंग कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक एकड़ में कहा हमने 40 kg यूज करना है। ओके, ये रिकमेंडेड है, ये जो रिकमेंडेड डोज होती है ना, ये कई ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद दी जाती है। ओके, अगर हम 50 kg यूज कर रहे हैं तो उससे स्पेसिंग कम हो जाएगी। अगर स्पेसिंग कम हो रही है तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट है क्रॉप का, उसको जो कंपटीशन होता है प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज कंपटीशन होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो सनलाइट है उसके लिए, जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसके लिए, स्पेस के लिए, तो वो ज्यादा हो जाता है। अगर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है तो उससे जो है, जो फाइनल यील्ड है ना वो कम होती है, वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। अगर किसी को रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की या फास्फोरस की या पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और उस प्लांट प्लांट को जो ये तीनों मिल कम अमाउंट में मिल रहे हैं,
तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। ओके, तो 40 केजी जो रिकमेंडेड है, तो उसी का 40 केजी पर एकड़ जो है सीड हमने यूज करना है वीट क्रॉप में। ओके, अगर हम प्री सोइंग कर रहे हैं, मतलब जिसको अगेती बोलते हैं, है ना, या पिछेती बोलते हैं, जो अगर प्री सोइंग कर रहे हैं तो उसमें जो है हमारा सीड रेट वो कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर टाइम पे सोइंग होती है ना, अगर टाइम पे सोइंग करते हैं तो उसमें जो है हमारा सीड रेट जो रिकमेंडेड है वो है 40 केजी पर एकड़। कई जो हमारे मेथड्स हैं डिफरेंट, जब हमने डिस्कस किए 5-6 हमारे सोइंग मेथड्स भी हैं। अगर हम सीड रेट 40 केजी यूज कर रहे हैं राइट टाइम पे, तो हमने कौन सा मेथड यूज करना है? सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट सीड ड्रिल का यूज कर सकते हैं हम अपने जो वीट क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ टिलेज। कौन कौन से मेथड्स हैं टिलेज के? तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि स्टार्टिंग में हम प्राइमरी टिलेज का यूज कर सकते हैं। प्राइमरी टिलेज कौन सी टिलेज होती है? जिसमें कि सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। मीन स्टार्टिंग से लेके कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप, सबसे पहले हम जो उसकी जो रेजिड्यू है उसको मिक्स करते हैं सॉइल में। ओके, मिक्स करने के बाद फिर हम लेबलिंग करते हैं अपने फील्ड की। लेबलिंग करने के बाद जो डिस्क प्लो का पहले डिस्क प्लो का यूज किया जाता है, हैरो का यूज किया जाता है, और फाइनल जो स्टेप होता है टिलेज में वो है लेबलिंग। क्योंकि लेबलिंग करने से जो वाटर यूज एफिशिएंसी है ना, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि अगर हम लेबल नहीं करेंगे तो जो हमारा, जब हम इरिगेशन अप्लाई करेंगे, जब हम वाटर अप्लाई करेंगे, तो वाटर जो है जिस साइड ज्यादा स्लोप होगी, सारा का सारा पानी जो है, सारा का सारा वाटर जो है उसी साइड चला जाएगा। ओके, तो उसमें जो है वाटर का लॉस ज्यादा होता है और वाटर यूज एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन अगर जो हमारा फील्ड है वो लेवल्ड होता है, तो यूनिफॉर्म जो वाटर है वो ट्रेवल करता है, सारे के सारे प्लांट्स को इक्वल अमाउंट में वाटर जो है वो मिलता है। तो जिससे कि प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है और वाटर यूज एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, जिसमें कि और हमारे जो कॉस्ट होती है वाटर की वो कम हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से जो लेवल्ड होता है, जो फाइनल स्टेप हो वो भी फॉलो करने चाहिए टिलेज में। ओके, तो कौन कौन से मेथड्स हैं टिलेज में? प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, ओके, कंजर्वेशन टिलेज। कौन सा मेथड हमने यूज करना है वो डिपेंड करता है क्रॉप पे। ओके, जब हम वन बाय वन क्रॉप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कौन सा मेथड यूज करना है वो भी आप लोगों को मैं बताऊं। नेक्स्ट इज इरिगेशंस। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप कि जो इरिगेशंस हैं, कितने नंबर ऑफ इरिगेशंस, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इरिगेशन पर्टिकुलर क्रॉप इज रिक्वायर्ड। कितनी जो कौन सी क्रॉप है उसमें हमने कितनी इरिगेशन देनी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर हम पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। ओके, तो जिस क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, जिस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो भी हम इजिली पंजाब कंडीशंस के अंडर लगा सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करें तो उसमें वाटर अवेलेबिलिटी कम है। ओके, तो कुछ स्टेट्स को, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर, तो उसमें क्या है कि हम एज ए सारी क्रॉप्स नहीं लगा सकते। ऐसी क्रॉप्स हम चूज करेंगे जिसकी की वाटर रिक्वायरमेंट कम है। ओके, जैसे कि चिकपी है।
जो हमारी व्हीट क्रॉप है उसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, लेकिन चिकपी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम है। ओके, तो उस कंडीशन में या ज्यादातर लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जो सारी की सारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। तो उस केस में अगर हम डिपेंड करता है कि हम किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे हम जो क्रॉप है वो डिसाइड कर सकें कि कौन सी क्रॉप को जो हम ग्रो करेंगे हमारा एरिया में। ओके, तो अगर हम वीट क्रॉप पंजाब कंडीशंस के अंडर अगर हम वीट क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वीट क्रॉप कितनी नंबर ऑफ इरिगेशंस चाहिए वीट क्रॉप को? तो वीट क्रॉप को जो है वो 5 to 6 नंबर ऑफ इरिगेशन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस। अगर रेनफॉल नहीं हो रही, अगर रेनफॉल होती है तो ये जो नंबर ऑफ इरिगेशंस हैं ये कम ज्यादा होती हैं। ओके, तो फर्स्ट जो क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की वीट क्रॉप में, तो फर्स्ट जो स्टेज है वो है CRI। CRI को क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्राउन जो है उसको, जो ताज होता है ना, ताज को क्राउन बोलते हैं। तो जो वीट की रूट्स का स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल क्राउन जैसा होता है। ओके, जैसा कि हम उल्टा क्राउन रख दें तो वैसा स्ट्रक्चर होता है वीट की रूट्स का। इसलिए जो फर्स्ट स्टेज होती है जब हम इरिगेशन अप्लाई करनी है 21 डेज आफ्टर सोइंग, 20 to 22 भी बोलते हैं, 21 डेज 22 डेज आफ्टर सोइंग, तो उसको हम CRI स्टेज बोलते हैं। ओके, फर्स्ट इरिगेशन स्टेज। और ये इरिगेशन स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो कि 6 हमारे पास नंबर ऑफ इरिगेशंस हैं, है ना, लेकिन हमारे पास किसी कारण जो हम वीट क्रॉप को 6 इरिगेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमने सिर्फ एक ही इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास इतना ही पानी है कि हम एक इरिगेशन अप्लाई करनी है, तो वो कौन सी स्टेज पे अप्लाई करोगे? तो वो जो स्टेज है वो है CRI स्टेज, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। अगर हमारे पास पानी सिर्फ एक ही इरिगेशन अप्लाई करने का है तो हम कौन सी स्टेज में अप्लाई करेंगे? CRI स्टेज। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जहां पे अगर क्रॉप को पानी नहीं मिलता, वीट क्रॉप को, तो जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हर एक जो क्रॉप, जो भी क्रॉप हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, तो उनको उसको कितनी नंबर ऑफ इरिगेशंस चाहिए वो भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, कौन कौन सी स्टेजेस पे चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं वीट क्रॉप का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्रॉप जब हम कोई और क्रॉप डिस्कस करेंगे तो उसके पर्टिकुलर उसको कितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेकंड इरिगेशन कब अप्लाई करेंगे? अ, अगर दो इरिगेशन है तब हम पहली जो इरिगेशन है वो CRI स्टेज पे, और सेकंड जो इरिगेशन है वो लेट ज्वाइनिंग स्टेज पे। ओके, जो लेट ज्वाइनिंग स्टेज है तब अप्लाई करेंगे। थर्ड जो है CRI प्लस जो आपका जो मिडल स्टेज है, ओके, जो मिल्किंग स्टेज होती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ जो है लेट ज्वाइनिंग या फ्लावरिंग स्टेज या मिल्किंग स्टेज, उस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर 4 हमारे पास इरिगेशंस हैं। अगर 5 नंबर ऑफ इरिगेशंस है तो फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे CRI स्टेज पे, सेकंड अप्लाई करेंगे लेट टिलरिंग स्टेज, ओके, थर्ड हम अप्लाई करेंगे लेट ज्वाइनिंग स्टेज पे, फोर्थ जो है फ्लावरिंग स्टेज पे अप्लाई करेंगे, और फिफ्थ जो है मिल्किंग स्टेज पे। तो अगर 6 है तो लास्ट वाली हम जो है वो डो स्टेज पे हम अप्लाई करेंगे। डो स्टेज क्या होती है कि जब हम बिल्कुल लास्ट जो मैच्योरिंग स्टेज से पहले वाली स्टेज को हम डो स्टेज बोलते हैं, जबकि हम इरिगेशन जो है लास्ट नंबर ऑफ इरिगेशन जो हमने 6 नंबर है, अगर 6th एप्लीकेशन दे रहे हैं वाटर की तो डो स्टेज पे देंगे। ओके, ये जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी
इरिगेशन, अगर 6 इरिगेशन रिक्वायर्ड हैं तो हमने 6 इरिगेशन ही प्रोवाइड करनी है। ये डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं। अगर हमारे पास वेदर कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है, मतलब वेदर कंडीशन अगर रेनफॉल जो है वो कम है, ओके, अगर रेनफॉल कम है तो उस कंडीशन में ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो हमारी इरिगेशंस हैं वो कम चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल कंडीशंस। ये हो गया हमारा इरिगेशन। नेक्स्ट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में जो हमारा 7th स्टेप होगा वो है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कैसे हमने कौन कौन सी मैन्योर्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारी मैन्योर्स हैं, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है, जो हमारा रूढ़ी की खाद बोलते हैं जिसको, या वर्मिंग कंपोस्ट है जो गंडोए की खाद होती है ना, या पोल्ट्री मैन्योर है उसका भी यूज कर सकते हैं। पोल्ट्री मैन्योर जो मुर्गियों की खाद होती है, तो उनको हम मैन्योर्स बोलते हैं। लेकिन जो हम यूरिया अप्लाई करते हैं, डीएपी अप्लाई करते हैं, एसएसपी अप्लाई करते हैं, एमओपी अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। वो केमिकली सिंथेसाइज फर्टिलाइजर्स होते हैं। ओके, अगर हम जो उसमें मैन्योर्स जो होती हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होती है वो कम होती है, लेकिन जो केमिकली सिंथेसाइड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, अगर 100 केजी हमारे पास डीएपी है तो उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट 46 केजी होती है। लेकिन अगर 100 केजी एफवाईएम है जो रूढ़ी की खाद है हमारे पास, तो उसमें कितने केजी होगा नाइट्रोजन? 1.5 केजी, मतलब 1.5 केजी नाइट्रोजन होगा अगर हम रूढ़ी की खाद अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम केमिकली फर्टिलाइजर जो डीएपी जो यूरिया अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट होगा? उसमें 46 केजी है, उसमें 46 केजी है, लेकिन मन्योर में 1.5 केजी है। ओके, तो कितना डिफरेंस हो गया। लेकिन जो अगर हम मन्योर अप्लाई करेंगे तो उसके एक नहीं वो वहां से हमें नाइट्रोजन तो मिल ही रही है, लेकिन उससे हमारी जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है वो भी अच्छी होती है, उसकी हेल्थ भी इंक्रीज होती है, अच्छी होती है। लेकिन अगर हम यूरिया अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी सॉइल की जो हेल्थ है वो खराब होती है। तो इस तरीके से हमने जो है ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से जो मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों को इस तरीके से कंबाइनली अप्लाई करें अपने फील्ड में, जिससे कि हमारी सॉइल पे इफेक्ट ना पड़े, उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, और जो हमें प्रोडक्शन चाहिए क्रॉप में से, वीट की कितनी प्रोडक्शन चाहिए ताकि हमारा इकोनॉमिक लॉस भी ना हो, तो वो भी बना रहे। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो अब हम पर्टिकुलरली जो क्रॉप्स हैं वो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओके, नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट। वीड जो खरपतवार होते हैं क्रॉप्स में, ओके, अगर हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो खरपतवार है, जो नदीन है, जो वीड्स हैं, वो भी डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ओके, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले तो क्या उनको कंट्रोल करना चाहिए? ओके, अगर हम उनको कंट्रोल ना करें तो वो क्या कोई परेशानी वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, या कंट्रोल करना ही पड़ेगा? आपकी क्या राय है इसमें, कि जो नदीन होते हैं, जो हमारे वीड्स होते हैं, तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए या ऐसे ही छोड़ दो? हाँ, जो हमारे वीड्स होते हैं ना, उसको डेफिनेटली हमें जो है कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे कि हमने नाइट्रोजन देनी है अपने क्रॉप्स को, वीट क्रॉप को नाइट्रोजन देनी है, अगर उसमें वीड्स हो गई, ओके, जो नदीन है, जो खरपतवार उसमें अगर ज्यादा है,
तो वो नाइट्रोजन उनको भी मिलेगी। ओके, जो हमारी जो क्रॉप है उसको छोड़कर जो नाइट्रोजन है दूसरों को भी मिलेगी। या आप लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि खरपतवार को नाइट्रोजन ना मिले, खाली हमारे व्हीट क्रॉप के जो प्लांट्स हैं उसी को नाइट्रोजन मिले। ऐसा तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि हमने तो जो ब्लाइंडली ही अपने आप फील्ड में अप्लाई करना है, वो किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही ये हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो वीड है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि जो जितना भी हम फर्टिलाइजर जितना भी मैन्योर अप्लाई कर रहे हैं वो हमें सारा का सारा प्रोवाइड कर सकें क्रॉप को, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, जिससे कि हमारा बेनिफिट हो, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है, हमारी इनकम जो है वो ज्यादा बने। ओके, तो वीट को कंट्रोल करना भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। किन तरीकों से हम केमिकली भी इसको कर सकते हैं, मैकेनिकली भी कर सकते हैं, जो कल्चरल मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो ये वन बाय वन हम ईच एंड एवरी क्रॉप में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग क्या होता है कि व्हीट क्रॉप का एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसमें, ताकि व्हीट क्रॉप सभी को पता है आप लोगों ने ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर व्हीट क्रॉप उगाई जाती है सभी एरियाज में कुछ को छोड़कर। तो आप लोगों ने लाइव डेमो भी देखा होगा इसका। तो इसको कैसे, सबसे पहले इसको हार्वेस्ट किया जाता है। अब तो जो कंबाइन हार्वेस्टर्स आ गए हैं ना, वो कंबाइन के थ्रू पहले खुद ही वो वहाँ पे कटिंग हो जाती है, और जो हमारा हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग का काम एक ही मशीन के द्वारा किया जाता है, कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा। ओके, लेकिन पहले क्या होता था कि सबसे पहले इसको हार्वेस्ट किया जाता था। जो आप थर्ड पिक देख रहे हो ना, थर्ड पिक में ये हार्वेस्टिंग होती है। ओके, बाकी की जो 3 पिक्स हैं इसमें ये कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, इनको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग प्रोसेस क्या होती है, हार्वेस्टिंग क्या होती है पहले बताऊं। हार्वेस्टिंग, जब हम फील्ड में हमारी क्रॉप जो है वो एज इट इज स्टैंडिंग क्रॉप है, जब हम उसको काटते हैं उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, उस कटी हुई क्रॉप को जब हम थ्रेशिंग फ्लोर पे लेके आते हैं, मतलब उससे जो है सीड्स को अलग करने के लिए जिस भी फ्लोर पे हम जाते हैं सीड्स को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ओके, तो सीड्स को जो बाकी की पोर्शन से अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। ओके, मेरा स्टोरेज जहां भी हमने किसी रूम में करनी है या कहीं भी स्टोरेज करना है, तो ऐसे डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं या उसको पहले कोई और प्रोसेस भी होती है उसकी? अगर किसी को पता है तो बता सकते हो। ओके, तो स्टोरेज करने से पहले, ठीक है, स्टोरेज करने से पहले जो उसका टेम्परेचर है, जो उसका मॉइस्चर है, उसको कम करना पड़ता है। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसका मॉइस्चर जो है 18 टू 20% होता है, लेकिन जब हमने स्टोरेज करना है उसका, तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वीट क्रॉप में वो 10% होता है। ओके, क्योंकि अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो उससे जो हमारे सीड्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है स्टोरेज, कैसे हम उसको स्टोर करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सब्जेक्ट, दिस वाज ऑल अबाउट आवर कंटेंट, कि कौन कौन से कंटेंट्स हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, कैसे कैसे है हमारी जो अप्रोच कौन सी होगी, कैसे कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो उससे पहले कि हम अपना क्रॉप स्टार्ट करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इरिगेशंस के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, है ना। सबसे पहले मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि जो हमने वाटर अप्लाई करना है किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो है क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स के लिए कौन सा जो इरिगेशन मेथड जो है वो बेस्ट होगा, वो
हम चूज कर सकें इजिली। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं सोइंग के। सबसे पहले मेथड्स ऑफ इरिगेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सोइंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, है ना, कैसे हम जो बिजाई है क्रॉप्स की वो कर सकते हैं। उसके बाद जो वीड्स को रोकने के लिए, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं हर्बिसाइड एप्लीकेशन के। हर्बिसाइड मतलब केमिकली हम अप्लाई करते हैं ना वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे करते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम स्प्रे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन। ओके, तो फर्स्ट जो हमारी नेक्स्ट 3 क्लासेस होगी, उस बाकी का मैं बाद में बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारी 3 क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ सोइंग एंड मेथड्स ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन। ठीक है।